हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो टॉपिक है अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। इससे पहले श्वसन के बारे में पढ़ा था कि श्वसन किसे कहते हैं। इसके अलावा श्वसन के प्रकार थे वायवीय व अवायवीय श्वसन। फिर था वहाँ पे श्वसन का क्रिया स्थल या फिर श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पड़ी थी। इसके बाद में था यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण दो चरणों के अंदर संपन्न होता है। एक था वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा था क्रेब्स चक्र। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ठीक है। इसके बाद में देखना, एक बार देखना कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान यहाँ पे पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण करता है और ये क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। ये सब अपने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसी के अंदर आगे बात करते हैं हम किण्वन की, कि किण्वन क्या होता है। देखो किण्वन यहाँ पे एक प्रकार का अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन जो कि बैक्टीरिया व कुछ फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया और कुछ फंजाई के द्वारा अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो ग्लूकोज है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है। लेकिन किण्वन की क्रिया के दौरान यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है और यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है या फिर अल्कोहल, इसका क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है या निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड या अल्कोहल के निर्माण की क्रिया फंजाई या बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न हो गए, उस क्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पे किण्वन कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे कि किण्वन के प्रकार। देखो पहला आता है इसके अंदर यहाँ पे अल्कोहलिक किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन। अल्कोहलिक किण्वन का मतलब है ग्लूकोज के द्वारा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। ग्लूकोज के द्वारा इथाइल अल्कोहल के निर्माण की क्रिया को अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। दूसरा आता है इसमें लैक्टिक एसिड किण्वन, लैक्टिक एसिड किण्वन। इसका मतलब है ग्लूकोज के द्वारा यहाँ पे किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड किण्वन कहते हैं। तीसरा आता है यहाँ पे एसिटिक एसिड का किण्वन, एसिटिक एसिड का किण्वन। इसके अंदर ग्लूकोज के द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज के द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण होगा उसे एसिटिक एसिड का किण्वन कहेंगे। नंबर 4 आता है इसमें ब्यूटाइक अम्ल का किण्वन। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है इसके द्वारा ब्यूटाइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, अल्कोहल का निर्माण होगा, ग्लूकोज द्वारा अल्कोहल का निर्माण, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, एसिटिक एसिड और ब्यूटाइक एसिड का निर्माण होगा। तो इन्हीं नामों के आधार पर इनके नाम लिखे गए। जैसे अल्कोहलिक के अंदर ग्लूकोज के द्वारा इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, लैक्टिक एसिड के अंदर ग्लूकोज द्वारा लैक्टिक एसिड का, एसिटिक एसिड के अंदर ग्लूकोज द्वारा एसिटिक एसिड का और ब्यूटाइक अम्ल के अंदर ग्लूकोज के द्वारा ब्यूटाइक एसिड का निर्माण होता है। तो इनके नाम के आधार पर ही यहाँ पे इनका नामकरण किया गया है। देखो जब आवश्यकता से अधिक कार्य किया जाता है तो उस दौरान शरीर के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है।
जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है और दूसरे दिन या फिर उसी दिन मांसपेशियों के अंदर दर्द का अनुभव होता है। देखो कभी कभी हम आवश्यकता से अधिक काम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों के अंदर जमा हो जाने के कारण मांसपेशियों के अंदर दर्द होता है। फिर आता है यहाँ पे कि जो रेस्पायरेशन और किण्वन की जो क्रिया होती है उसके अंदर अंतर, रेस्पायरेशन और किण्वन की क्रिया में अंतर। देखो श्वसन की क्रिया के अंदर यहाँ पर O2 का उपयोग होता है, जबकि जो किण्वन की क्रिया होती है इसके अंदर O2 का उपयोग नहीं होता है। किण्वन की क्रिया में O2 का उपयोग नहीं होगा, जबकि श्वसन की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। श्वसन के दौरान यहाँ पे CO2 का निर्माण होगा, जबकि किण्वन की क्रिया के दौरान यहाँ पे इथाइल एल्कोहल हो गया या फिर एसिटिक एसिड हो गया आदि का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। देखो नॉर्मली श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 का निर्माण, जबकि किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। फिर आता है यहाँ पे कि रेस्पायरेशन के दौरान CO2 के साथ में जल के अणुओं का निर्माण भी होता है। फिर आता है इसके अंदर कि रेस्पायरेशन के दौरान यहाँ पर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा अधिक मात्रा में बनेगी और इसके अंदर ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें ऊर्जा कम बनती है, जबकि रेस्पायरेशन की क्रिया के दौरान ऊर्जा अधिक बनती है। फिर आता है कि जो रेस्पायरेशन है इसके अंदर एंजाइम अधिक भाग लेते हैं, एंजाइम अधिक भाग लेते हैं, जबकि किण्वन की क्रिया में कम एंजाइम भाग लेते हैं। किण्वन की जो क्रिया होती है उसके अंदर कम एंजाइम भाग लेंगे और रेस्पायरेशन की क्रिया के अंदर अधिक एंजाइम भाग लेते हैं। अब देखना एरोबिक रेस्पायरेशन या फिर वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इधर देखना ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया थी उसके अंदर अंतिम जो उत्पाद था वो क्या था, यहाँ पे पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ था। यहाँ पे अभी बताया था कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं, यहाँ पर 2 अणु बनते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो पायरुविक एसिड है ये CO2 को मुक्त करता है और यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा और ऊर्जा मुक्त करता है। देखो पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण अब कहाँ पे संपन्न होगा, पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। कहाँ पे संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रही थी और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर पायरुविक एसिड का किण्वन होगा, पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण होगा और पायरुविक एसिड का जो ऑक्सीकरण है ये क्रेब्स चक्र के रूप में संपन्न होता है। किसके रूप में संपन्न होगा, क्रेब्स चक्र के रूप में। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड किसके अंदर प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने से पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में क्रिया करेगा। किसके साथ में क्रिया करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में क्रिया करता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य, इन दोनों में से
जो कोशिका द्रव्य के अंदर पायरुविक एसिड बन रहा था वो सीधा कहाँ पे जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अंदर आप ये बता सकते हो कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है और क्रेब्स चक्र की क्रिया, इनका जो संयोजक होता है या फिर इनको जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है, पायरुविक एसिड होती है। देखो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली जो क्रिया होती है वो कौन, जोड़ने वाला जो घटक होता है वो कौन सा होता है, इसके अंदर पायरुविक एसिड होता है। अब देखो वायवीय श्वसन में यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली होती है जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है, उस सतह के ऊपर यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है इसका किण्वन होता है। देखो सबसे पहले पायरुविक एसिड की बात करते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान निर्मित हुआ था। ये जो पायरुविक एसिड है यहाँ पर कोएंजाइम ए के साथ में क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसमें से कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा और जल का अणु इसके साथ संयोजित होता है और ये सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। क्रेब्स चक्र के अंदर बनने वाला जो प्रथम उत्पाद होता है वो कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ये 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसे टीसीए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम सबसे पहले सिट्रिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है और जो सिट्रिक अम्ल है ये 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसे टीसीए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात सिट्रिक अम्ल यहाँ पे अपनी संरचना में परिवर्तन करके आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, आइसोसिट्रिक अम्ल का। आइसोसिट्रिक अम्ल यहाँ पे जल के अणु को काम में लेगा और जो आइसोसिट्रिक अम्ल है ये दोबारा देखना, जो सिट्रिक अम्ल है ये यहाँ पर किसके अंदर परिवर्तित होता है, सिस एकोनिटिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। ठीक है, सिस एकोनिटिक जो एसिड है ये एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से, एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से वापस किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित होगा, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। जब सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है तो उस दौरान यहाँ पे जल के अणुओं की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात आइसोसिट्रिक एसिड यहाँ पे ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है। आइसोसिट्रिक एसिड किसका निर्माण करेगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ पर जल का अणु बाहर निकलता है और NAD के द्वारा NADH2 का निर्माण होता है। NAD के द्वारा किसका निर्माण होता है, NADH2 का निर्माण होगा। जल का अणु बाहर निकल रहा है, साथ ही किसका निर्माण होगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। इसके बाद में देखना ऑक्जेलो सक्सिनिक जो एसिड है ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। इसके लिए डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे जो CO2 होती है ये बाहर निकलती है। CO2 क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से यहाँ पर सक्सिनाइल
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है इसका निर्माण कैसे होगा? एक तो कोएंजाइम ए यहाँ पर संयोजित होगा, साथ ही NAD के द्वारा NADH2 का निर्माण होता है। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है तो उस दौरान वापस NAD से NADH2 का निर्माण होगा और जो कोएंजाइम ए है ये यहाँ पर जुड़ जाता है। इसके लिए यहाँ पर कीटोग्लूटेरिक एसिड की आवश्यकता होती है। कीटोग्लूटेरिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसके बाद में सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। सक्सिनिक एसिड, अब देखो कोएंजाइम वहां पर जुड़ रहा था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वापस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जल का अणु इसमें संयोजित होगा। जल का अणु क्या होगा? इसके अंदर संयोजित होता है और ये होता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। साथ ही यहाँ पे जीडीपी के द्वारा जीटीपी का निर्माण होता है। जीडीपी के द्वारा किसका निर्माण होगा? जीटीपी का निर्माण होता है। सक्सिनिक एसिड के निर्माण के पश्चात जो सक्सिनिक एसिड है ये फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? फ्यूमेरिक एसिड का। और जो फ्यूमेरिक एसिड है इसका निर्माण सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न होता है। यहाँ पर FAD के द्वारा FADH2 का निर्माण होता है। FAD के द्वारा किसका निर्माण होगा? FADH2 का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें से जो जल का अणु होता है ये बाहर निकल जाता है। देखो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। जल का अणु बाहर निकल रहा है, FAD से FADH2 का निर्माण होता है। फिर फ्यूमेरिक एसिड से यहाँ पर मैलिक एसिड का निर्माण होगा। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होगा और ये जो क्रिया है ये फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसके अलावा फिर ये जो मैलिक एसिड है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। इस दौरान भी यहाँ पर जल का अणु इसमें से बाहर निकलता है। जल का अणु इसमें से क्या होगा? बाहर निकलेगा और ये जो अभिक्रिया है ये मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है। और फिर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेता है। देखो जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तो इस दौरान भी यहाँ पर NAD से किसका निर्माण होगा? NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है। तो देखो पायरुविक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो रहा है। इस दौरान इस चक्कर के अंदर CO2 भी निर्मित हो रही है। जल के अणु को काम में लिया भी जाता है और इसके अलावा जो जल के अणु होते हैं उनको छोड़ा भी जाता है। देखो दोबारा देखना, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया थी उस दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक एसिड के अणु बने। ये जो पायरुविक एसिड का अणु है ये क्रेब्स चक्कर के अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने से पहले जो कोएंजाइम ए है उसके साथ में ये जुड़ेगा और किसका निर्माण करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा तो उस दौरान NAD से NADH2 का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक अम्ल बनता है। यहाँ पर क्या होगा? इसमें जल का अणु जुड़ रहा है और जो कोएंजाइम ए है ये इसमें से बाहर निकलता है। सिट्रिक अम्ल यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण करेगा। सिस एकोनिटिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से
आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ पर जल का अणु आवश्यक होगा या फिर जल के अणु की आवश्यकता पड़ती है। आइसोसिट्रिक अम्ल से ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड का निर्माण हो रहा है। इस दौरान भी NAD से NADH2 का निर्माण होता है। ऑक्जेलोसैक्सिनिक एसिड यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 का अणु बाहर मुक्त कर रहा है, जिससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, इसमें जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम A, ये संयोजित होगा, NAD से वापस NADH2 का निर्माण होगा और जो कीटो ग्लूटेरिक एसिड है उसकी उपस्थिति में ये सक्सिनाइल को एंजाइम A के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब देखो सक्सिनाइल को एंजाइम A, इसमें से जो को एंजाइम A है ये तो बाहर निकल रहा है, जल का अणु संयोजित हो रहा है, साथ ही GDP के द्वारा GTP का निर्माण होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये विक्रिया संपन्न होती है। सक्सिनाइल को एंजाइम A से सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। सक्सिनिक एसिड के द्वारा यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण हो रहा है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर भी जल का अणु बाहर निकल रहा है और FAD के द्वारा FADH2 का निर्माण होता है। फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की सहायता से मैलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो रहा है, जल के अणु का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो रहा है, जल का अणु बाहर निकल रहा है और किस एंजाइम की उपस्थिति में? मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये दूसरे क्रेब्स चक्कर के लिए यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम A का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। ये था आपका क्रेब्स चक्र। इसके बाद में देखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा थी ये ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संग्रहित होती है या फिर जो ATP है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके लिए यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार के वर्णक साइटोक्रोम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन हो गया, इसमें से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो NADH2 और FADH2 का निर्माण हुआ है इनके द्वारा यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो ATP है या फिर ऊर्जा वो ATP के रूप में मुक्त होती है। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो NADH2 है FADH2 है इनका क्या होगा? विभिन्न पदों के अंदर ऑक्सीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होती है। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो अभिक्रिया है कहाँ पे संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। इसके अंदर जो NAD है ये सबसे पहले NADH2 NADP के अंदर कन्वर्ट होता है। NADH2 किसके अंदर परिवर्तित होता है? NAD के अंदर परिवर्तित होता है। आपने ये लिखा है NAD और FADH2 का क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में NADH2 के द्वारा NAD का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ATP का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ATP का। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये FADH2 को स्थानांतरित होते हैं और FADH2 के द्वारा किसका निर्माण होगा? FAD का निर्माण होता है। जब FAD के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन को स्थानांतरित होते हैं। किसको स्थानांतरित होते हैं? प्लास्टोक्विनोन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसके पश्चात यहाँ से
जो हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन अणु, ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B3 को स्थानांतरित होते हैं। किसको स्थानांतरित होते हैं, साइटोक्रोम B3 को। इसके पश्चात यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्थानांतरण साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A के बाद में साइटोक्रोम C के अंदर, और फिर साइटोक्रोम C, और फिर आ जाएगा इसमें साइटोक्रोम A3 के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसके पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे त्याग कर दिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन निकल रहे थे ये इस ऑक्सीजन के साथ में संयोजित होकर के जल के अणुओं का निर्माण करता है। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के, एक तो साइटोक्रोम पाए जाते हैं, एक प्लास्टोक्विनोन पाए जाते हैं। इनके अंदर NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम के अंदर स्थानांतरित होता है, जिसके फलस्वरूप जो ATP होती है उसका निर्माण होता है। तो इसके अंदर आंतरिक झिल्ली के अंदर NADH2 और FADH2 का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 आदि के अंदर स्थानांतरित होता रहता है। अंतिम में क्या होगा, साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे संयोजित होकर के जल के अणुओं का निर्माण कर लेता है। देखो आगे आता है यहाँ पे कि जो क्रेब्स चक्र है, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। इसमें देखना, आपको ये बताया था ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया थी, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान 8 ATP अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान 8 ATP अणु बनते हैं। इसके अलावा क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान, क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है इस दौरान यहाँ पर 4 NADH2 बनते हैं। कितने NADH2 बनते हैं, 4 NADH2। अब पहली चीज याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पे 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। एक NADH2 के अणु में यहाँ पर 3 ATP मुक्त होते हैं। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP मुक्त होते हैं, तो यहाँ पर जो 4 NADH2 है उनके द्वारा कितने हो जाएंगे, टोटल 24 ATP बन जाएंगे। कितने ATP बनेंगे, 24 ATP। देखो 4 × 3 बराबर ये हो जाएगा 12, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 ATP। इसके बाद में देखना, यहां पर क्रेब्स चक्र के दौरान ही यहां पर FADH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, FADH2 का। FADH2 के अंदर यहां पर एक FADH2 के द्वारा 2 ATP बनते हैं, तो यहां पर टोटल कितने बन जाएंगे, 2 के द्वारा 4 ATP अणुओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में आता है 2 जगह यहाँ पर ATP का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर 2 ATP वैसे बनेंगे। टोटल यहाँ पे 30 ATP अणु बनते हैं। क्रेब्स चक्र की यहाँ पर क्रेब्स चक्र के दौरान टोटल कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 30 ATP अणु बनते हैं। आप 30 तो क्रेब्स चक्र के अंदर बन गए, और
8 कहाँ पे बन रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 38 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। देखो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, जिनमें से 30 एटीपी अणु क्रेब्स चक्र की क्रिया में और 8 एटीपी अणु कहाँ पर प्राप्त होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर बनते हैं। क्रेब्स चक्र में कहाँ पर बन रहे हैं, 24 तो यहाँ पे NADH2 के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, 4 FADH2 के ऑक्सीकरण से बनते हैं और 2 एटीपी वहां पे क्रेब्स चक्र के दौरान बनते हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 30 एटीपी। 8 ग्लाइकोलाइसिस वाले थे, यहाँ पर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। आगे देखते हैं इसके अंदर कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कितने जल के अणु का उपयोग होता है या फिर कितने जल के अणुओं का निर्माण होता है। देखो पहली चीज बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान यहाँ पे 2 जल के अणु बनते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान यहाँ पे 10 जल के अणुओं का निर्माण होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान 2 जल के अणु और क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान यहाँ पे 10 जल के अणुओं का निर्माण होता है। अब देखना टोटल जोड़ लो इनको, 12 जल के अणु यहाँ पे बन रहे हैं। इन 12 में से जो 12 अणु हैं इनमें से 6 जल के अणुओं का उपयोग, 6 जल के अणुओं का उपयोग यहां पर हो जाता है। तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 6 जल के अणु बनते हैं। देखो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान शुद्ध जल के अणुओं का लाभ कितना होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 2 जल के अणु बनते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया में 10 जल के अणु बनते हैं। टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 12 जल के अणु हो गए। इन 12 जल के अणुओं में से 6 जल के अणुओं को यहाँ पे काम में ले लिया जाता है। कितने बच गए, 6 जल के अणु बच गए, जो कि यहाँ पर शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। आप गणना करके बता सकते हो कि कितने एटीपी बनते हैं, कितने जल के अणु बनते हैं। अलग भी पूछ सकता है इसमें, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान कितने जल के अणुओं का निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान कितने जल के अणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने जल के अणुओं का निर्माण होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस में 2 हो रहे हैं, क्रेब्स चक्र में 10 हो रहे हैं और एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के अंदर 12 जल के अणुओं का निर्माण होता है। और कितने जल के अणु यहाँ पे काम में आ जाते हैं, 6 जल के अणु काम में आ रहे हैं। शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 जल के अणुओं का लाभ होता है। यही एटीपी के अंदर भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंदर कितने एटीपी के अणु बनते हैं, बता देना। यहाँ पे शुद्ध लाभ कितना होता है 8 का, और बनते कितने हैं, यहाँ पर 10 बनते हैं, जिनमें से 2 को यहाँ पे काम में ले लिया जाता है। बच जाते कितने, यहाँ पे 8 एटीपी अणु बन जाते हैं, बच जाते हैं। इसके अलावा आप क्रेब्स चक्र की बात करोगे, क्रेब्स चक्र के अंदर कितने आ रहे हैं आपके पास, 30 एटीपी अणु बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान बनने वाले कुल एटीपी अणु कुल कितने हो गए, 10। उपयोग में कितने आ गए, 2। शेष कितने बच गए, 8। क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान बनने वाले कुल एटीपी अणु ये हो जाएंगे 30, ठीक है। और टोटल यहाँ पे पूछे कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान टोटल कितने एटीपी बनते हैं, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 एटीपी। तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि जल के अणु का कितना लाभ हो रहा है, इसके अलावा कितने एटीपी बनते हैं। घुमा के भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने जल के अणु बनते हैं, क्रेब्स चक्र में कितने जल के अणु बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, कुल कितने बनते हैं 10, और काम में कितने आ जाते हैं 2, शेष कितने बच जाते हैं 8। इसी प्रकार से क्रेब्स चक्र में 38 बन रहे हैं, ग्लूकोज के पूर्ण क्रेब्स चक्र में 30 बन रहे हैं और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में यहाँ पर 38 एटीपी अणु बनते हैं। आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद।